नहीं नहीं, जो तुम बता रहे हो सही बता रहे हो, एक हद तक ऐसा नहीं है। देखो 3 वर्ड पढ़ने हैं तुमको। एक पढ़ना है एग्जेम्पशन, ठीक है ना, एक है डिडक्शन, ठीक है ना। एक तुम पढ़े अभी डिडक्शन, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? स्टैंडर्ड डिडक्शन में तुमने क्या क्या पढ़ा? तुमने हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, सैलरी जब पढ़ रहे थे इसमें आपने पढ़ा स्टैंडर्ड डिडक्शन आपकी कितनी थी, है ना। अभी तुम इसमें पढ़ रहे थे कि नहीं? जब सैलरी की इनकम कैलकुलेट कर ले रहे थे, जब टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी आ जा रही थी, आप उसमें से क्या माइनस कर दे रहे थे? स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a) कितना? 50,000 रुपए। तो कहने का मतलब क्या था? कोई भी इंप्लॉय जो सैलरी से इनकम रिसीव कर रहा है उसको 50,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। अब दूसरी बात ध्यान दो, स्टैंडर्ड डिडक्शन कब मिलता है? जब आप पर्टिकुलर हेड की इनकम, अगर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को ऐड कर लिया तुमने, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आने के बाद जब आपने उसमें से जो पर्टिकुलर हेड की डिडक्शन है माइनस कर दिए, दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड डिडक्शन। वो पर्टिकुलर हेड पर ही अप्लीकेबल है, वो टोटल इनकम के ऊपर अप्लीकेबल नहीं है। बात समझ में आ रही है आपके? अब ध्यान दो, जब हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट किया तुमने तो स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या था? 24A 24B। 24A क्या था? 30% ऑफ एनएवी। जितनी आपकी एनएवी है उसका 30% क्या करोगे आप? माइनस कर दोगे। तो कोई भी पर्सन जिसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट हो रहा है, उसका जब एनएवी आ जाएगा उसमें से क्या कर देते हो आप? 30% माइनस कर देते हो, ठीक है ना। तो वो क्या हो गया? आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया। वो किस पर अप्लीकेबल है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पर। और सैलरी की किसके ऊपर अप्लीकेबल है? इनकम फ्रॉम सैलरी पर। अब ध्यान दोगे, एग्जेम्पशन क्या होता है? जैसे अभी तुम लोग बता रहे थे, एग्जेम्पशन का मतलब क्या होता है? ऐसी इनकम जो टोटल इनकम का पार्ट बनेगी ही नहीं। बात समझ में आ रही कि नहीं? जिस पर आप टैक्स लगा ही नहीं सकते हो। अगर इनकम का पार्ट नहीं बनेगा तो आप उस पर टैक्स लगा सकते हो क्या? नहीं। एक चैप्टर है तुम्हारा एग्जेम्प्टेड इनकम। जब सैलरी हम पढ़ा रहे थे तो हमने बताया सैलरी को कहां से कहां तक बताया गया है, उसमें लिखा था, हमने इसको लिंक किया गया किसके साथ? तो सेक्शन 10 बात करता है एग्जेम्प्टेड इनकम के बारे में। वो इनकम जिस पर आप टैक्स नहीं लगा सकते हो उसको क्या नाम दिया गया है? एग्जेम्प्टेड इनकम। और उसको कहां पर डिफाइन किया गया? अंडर सेक्शन 10 में। आपको याद होगा एग्रीकल्चर इनकम आपको पढ़ाया गया। एग्रीकल्चर इनकम कैसी इनकम है आपकी? उस पर टैक्स नहीं लगा सकते हो। बात समझ में आ रही बात की नहीं? अब ध्यान दो, हमको यहां पर क्या पढ़ना है? हमको यहां पर पढ़ना डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। चैप्टर 6A में इसको बताया गया है ना। सेक्शन कहां से कहां तक अप्लीकेबल होगा? 80C से लेके 80U। तो जब हम डिडक्शन की बात करते हैं, डिडक्शन का मतलब क्या होता है? जब आप पांचों हेड की इनकम को कंप्यूट कर लो, उसकी पर्टिकुलर हेड की डिडक्शन माइनस कर लो, उसके बाद जो इनकम आ जा रही है वो क्या है आपकी? ग्रॉस टोटल इनकम। बात समझ में आ रही नहीं? ग्रॉस टोटल इनकम में से आप माइनस कर दोगे, क्या माइनस करोगे? सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड के प्रोविजन माइनस करेंगे नहीं? सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड के प्रोविजन, फिर अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन, उसके बाद 80C से लेके 80U की डिडक्शन माइनस कर दोगे। जो इनकम बच जाएगी वो इनकम कौन सी होगी? टोटल इनकम। आप ध्यान रखोगे, टोटल इनकम को कहां डिफाइन किया गया है? चैप्टर 6A में डिफाइन किया गया है। देखोगे ये लिखा गया कि नहीं? चैप्टर 6A। आप ध्यान रखो, जब आपको पहली क्लास पढ़ाई गई थी उसमें बताया गया था ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब क्या होता है? ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब होता है पांचों हेड की इनकम को ऐड कर दो और उसकी पर्टिकुलर हेड की डिडक्शन को आप माइनस कर दो। जो इनकम आ गई क्या होगी? ग्रॉस टोटल इनकम।
टोटल इनकम क्या होती है? जब आप 80C से लेके 80U की डिडक्शन को उस ग्रॉस टोटल इनकम में से माइनस कर देते हो, जो इनकम बच गई वही क्या आपकी टोटल इनकम कहलाती है। और आप टैक्स किस पर लगाते हो? ग्रॉस टोटल इनकम पर कि टोटल इनकम पर? हमेशा टोटल इनकम पर टैक्स लगाया जाता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। कौन सी डिडक्शन? 80C से 80U। तो देखोगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U आर अलाउड फ्रॉम GTI। GTI का मतलब ग्रॉस टोटल इनकम टू कंप्यूट टोटल इनकम। जब आप ग्रॉस टोटल इनकम से टोटल इनकम का कंप्यूटेशन करते हैं या कैलकुलेशन करते हैं तो इसको अलाउ किया गया है। ठीक है, इसको अलाउ करने के बाद जो इनकम आती है उसको आपने क्या नाम दिया? टोटल इनकम नाम दिया। बात समझ में आ रहा है? फिर एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब भाई देखो, एज पर सेक्शन 58(4) सच डिडक्शन आर नॉट अलाउड फ्रॉम कैजुअल इनकम। बट अगर आप ध्यान दो, कैजुअल इनकम आ रही है आपको कोई, कैजुअल इनकम का मतलब क्या होता है? कैजुअल इनकम मतलब ऐसी इनकम जो अनएक्सपेक्टेड है। तुम बैंक रोड से जा रहे थे, तुमको 10,000 रुपए गिरे मिल गए, क्या है वो? ठीक है ना? ये शौर्य और विकास नायक दोनों ताश की गड्डी खेलने बैठे थे, विकास नायक जीत गया। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ध्यान रखोगे ये क्या है, यहां ध्यान दो। तो ध्यान दो कि यहां पर क्या वो इनकम एक्सपेक्टेड थी? कौन जीतेगा? शौर्य खेलने में बहुत अच्छे हैं, नहीं जीत पाए, तो क्या हो गया? अंधे के हाथ बटेर लग गया। अरे ध्यान रखो यहां पर। तो ध्यान देना है हमको, क्या ध्यान देना है यहां पर? 80C से 80U की डिडक्शन को जब आप GTI में से लेस कर देते हो, जो इनकम आ गई वो क्या है? बट उस इनकम में आप कौन सी इनकम इंक्लूड नहीं करोगे? कैजुअल इनकम को। हॉर्स रेस, बीटिंग, गैम्बलिंग, ये सब की जो इनकम आएगी उसमें। क्यों? क्योंकि ये सब क्या है आपकी कैजुअल इनकम, ऐसी इनकम जो अनएक्सपेक्टेड है, कभी भी कहीं से भी हो सकती है। देखोगे डिडक्शन अलाउड फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम एक्सेप्ट। अब देखो पहली बात क्या होगी? पहली बात हो गई आपकी कैजुअल इनकम पर ये चीजें अप्लीकेबल नहीं। फिर दूसरी बात चेक करोगे, कह रहा है डिडक्शन अलाउड है सभी इनकम पर या सभी टोटल इनकम पर या सभी ग्रॉस टोटल इनकम पर, बट इस पर नहीं। किस पर भाई? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जिसको डिफाइन किया गया कहां पर? अंडर सेक्शन 112A में। बात समझ में आ रही कि नहीं? देखो जब तुमने कैपिटल गेन पढ़ा तो उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कितने? दो तरह के, एक जब सेक्शन 112A कह रहा हो और जब 112A ना कह रहा हो। अगर 112A कहेगा तो रेट अप्लीकेबल कौन सा था? 10%, 1 लाख की डिडक्शन के बाद। बात समझ लेंगे नहीं? तो गवर्नमेंट क्या बोला? गवर्नमेंट बोला जब इस पर रेट ही कम है, वैसे तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर रेट कौन सा अप्लीकेबल है? 20% पर एनम है, बट इस पर रेट क्या है? 10% है, तो हम इसको GTI का पार्ट या TI का पार्ट नहीं, या जो 80C से लेकर 80U डिडक्शन आप कैलकुलेट करोगे उसमें इसको इंक्लूड नहीं करना है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? क्यों भैया? इस पर रेट ही कम है ना, और ये क्या एक अलग तरह का हेड है। फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कौन सा? जिसको डिफाइन किया गया अंडर सेक्शन 111A में। बात समझ में आ रही नहीं? नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर आप ध्यान दोगे कौन सा रेट अप्लीकेबल है? जो भी रेट आपका रहता है एज इट इज अप्लीकेबल है। पर जब सेक्शन 111A कह देगा रेट क्या हो जाता है? 15% पर एनम, या 15% पर एनम से या मतलब नहीं, 15% होगा। जितना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा उस पर 15% होगा। तो ये क्या है? स्पेसिफाइड इनकम है, और स्पेसिफाइड इनकम पर स्पेसिफाइड रेट से ही टैक्स लगेगा, ध्यान रखना। तो ध्यान रखो
तो ग्रॉस टोटल इनकम में सारी इनकम इंक्लूड है, बट कैजुअल इनकम एक्सक्लूड कर दिया, उस पर 80C से लेकर टी कोई डिडक्शन एप्लीकेबल नहीं है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को जो कहां पर डिफाइन की गई है, अंडर सेक्शन 112A में, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो कहां पर डिफाइन है, अंडर सेक्शन 111A में, उस पर 80C से लेके 80U की डिडक्शन को अप्लीकेबल नहीं किया गया। इस बात को ध्यान रखना है। यहां तक बात क्लियर है आपको? पॉइंट नंबर 3 देखेंगे, कैजुअल इनकम ऊपर बात हुई ना, कैजुअल इनकम कौन सी जो डिफाइन की गई कहां पर, अंडर सेक्शन 115B में, डबल बी में। फिर डिविडेंड की इनकम जो कहां पर डिफाइन की गई, BBD एंड BBDA एक्सेट्रा। इन चारों पर ध्यान रखोगे, आपको 80C से लेके 80 डिडक्शन नहीं देनी। तो ध्यान रखो 80C से 80 की डिडक्शन अप्लीकेबल है, किस पर अप्लीकेबल है भाई, GTI पर, बट उस GTI में कौन सी इनकम इंक्लूड ना हो, कैजुअल इनकम। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कौन सी, जो सेक्शन 111A बोला है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कौन सी जो स्पेसिफाइड है अंडर सेक्शन 111A में, ठीक है। और कैजुअल इनकम कौन सी जो 115BB में डिफाइन है। फिर चौथी बात क्या है, जो डिविडेंड की इनकम है डिफाइन कहां है, अंडर सेक्शन 115 BBD और BBDA में, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? आगे पढ़ेंगे हम लोग, डिडक्शन अलाउड फ्रॉम GTI ग्रॉस टोटल इनकम एंड मिनिमम अलाउड अप टू GTI। डिडक्शन कितना ले सकते हो आप ग्रॉस टोटल इनकम पर, मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, जितनी की, ध्यान रखोगे एक बात, तुम्हारी जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो 2,50,000 की है, आप 80C से 80 की डिडक्शन कितनी ले सकते हो, 3 लाख मान लो कैलकुलेट करके आ रही, कितना लेंगे आप? बात समझ में आ रही कि नहीं? बीचेवर इज लोअर, 2,50,000। तो कहने का मतलब देखो, अगर तुम्हारी ग्रॉस टोटल इनकम डिडक्शन को एक्सीड नहीं करती, हिट नहीं करती है, तो आप मैक्सिमम डिडक्शन कितना ले सकते हो, जितनी आपकी ग्रॉस टोटल इनकम है। कभी भी कोई भी असेसी अपने GTI से ज्यादा की डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता है। कहां पर, 80C से लेके 80U तक में। बात समझ में आ रहा है आपके? अब तुम्हारी इनकम कितनी है, 2,50,000, आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो ना, कितनी मैक्सिमम, 2,50,000 जीरो। टोटल GTI कितनी तुम्हारी, 2 लाख रुपए, क्लेम कितना करोगे, और तुम्हारी 80C से 80 डिडक्शन 5 लाख आ गई, बट मैक्सिमम क्लेम कितना कर रहे हैं तुमको, 2 लाख। GTI तुम्हारी 5 लाख, डिडक्शन कितनी, 2 लाख रुपए, क्लेम कर सकते हैं आप, 2.5 लाख रुपए कर सकते हैं, 2 लाख कर सकते हैं, तो उससे कम कुछ भी कर सकते हो, बट उससे ज्यादा नहीं कर सकते। बात समझ में आ रहा है? यहां तक कोई दिक्कत? इफ इन्वेस्टमेंट डिडक्शन मोर देन GTI देन कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट ईयर। अभी हम लोग पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट बेस पर डिडक्शन, 80C से 80C के जितने हेड हैं, देखते हो ना, जितने की पॉलिसी ले ली हो, पॉलिसी को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। 13 के पहले की है, अलग रेट अप्लीकेबल है, 13 के बाद की है, 14 तक की है, अलग रेट अप्लीकेबल है, 14 के बाद की, अलग रेट अप्लीकेबल है। तो वहां पर क्या करना है, जितना अमाउंट आप इन्वेस्ट किए हो उतने डिडक्शन आपको मिलना है, बट मैक्सिमम कितना ले सकते हो, 1,50,000 रुपए। बट अगर CCD2 में आओगे तो डिडक्शन आप एक्सटेंड कर सकते हो 50,000 से। अभी कैसे होगा ये सब बात आगे बताई जाएगी आपको, ठीक है। अब मान लो तुमने 2 लाख की डिडक्शन या 1.5 लाख की क्लेम की, तुम्हारी इनकम 1 लाख रुपए है GTI की, तो क्या आप 50,000 जो बच रहा है अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो क्या? कह रहा आप नहीं कर सकते, क्योंकि इस साल तुमने इन्वेस्टमेंट जितना किया है डिडक्शन इस साल उतना ही आपको मिलेगा। बात समझे कि नहीं? आप LIC का प्रीमियम 10 लाख की पॉलिसी लिया तुमने,
मान लो इसका 10% कितना आएगा, 80C में आप मैक्सिमम कितना क्लेम कर सकते हो? दोनों में जो कम होगा वही आपको डिडक्शन मिलेगा 1 लाख। बात समझ में आ रही कि नहीं? जितना इन्वेस्ट, पॉलिसी अमाउंट का 10%, अभी अलग अलग है, अभी हम यहां 10% ले ले रहे हैं, ठीक है ना। और जितना मैक्सिमम आप क्लेम कर सकते हो, दोनों में जो कम होगा वो कैलकुलेट हो गया। मतलब आप 80C की डिडक्शन कितनी ले सकते हो? 1 लाख। अब मान लो तुम्हारी इनकम कितनी है? केवल 50,000 है, तो 50,000 तुमको अभी क्लेम और करना है ना। क्या आप इसको अगले साल ट्रांसफर कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते हो। क्यों? इस साल तुम्हारी इनकम जितनी है, डिडक्शन आपको कितना मिलेगा? उतना ही मिलेगा। आप एक्स्ट्रा अमाउंट करेंट ईयर में क्लेम नहीं करेंगे, क्योंकि तुमने कितना खर्च किया उतना, और इनकम उतनी है नहीं तुम्हारी। तो गवर्नमेंट क्या बोला? अपनी जीटीआई चेक करो, जितना इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर वो जीटीआई बराबर है तो पूरा ले लो। जीटीआई अगर कम है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, कितनी लोगे? जितनी आपकी जीटीआई होगी उससे ज्यादा आप क्लेम। और अगर जीटीआई ज्यादा है, डिडक्शन कम है, तब तो कोई सवाल ही नहीं उठेगा। बात समझ में आ रहा है ना? क्या बोला फिर? तो यही बात बोला, इन्वेस्टमेंट जो बेस्ड डिडक्शन है, आप जीटीआई से ज्यादा नहीं लोगे और उसको आप कैरी फॉरवर्ड अगले साल नहीं करोगे। आगे बढ़ो, पॉइंट नंबर 4, सम अमाउंट इज नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन ट्वाइस, ओनली 1 पर्सन कैन क्लेम डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। तुमने अपने पापा की एलआईसी कराई, प्रीमियम भर रहे हो, डिडक्शन क्लेम कौन करेगा? आप करें या आपके फादर करें? तुम भी कर सकते हो, तुम्हारे पापा भी कर सकते हैं। पॉलिसी किसकी है? पापा। अगर तुम क्लेम कर दिए हो, एक बार डिडक्शन अलाउड हो चुका है, तो तुम्हारे फादर क्लेम, एक चीज का डिडक्शन आप एक ही बार क्लेम करोगे ना, बार बार क्लेम करोगे? एक ही बार। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। यहां पर बोला ना, एलआईसी करा रहे हो किसका? सेल्फ स्पाउस। इफ सेल्फ क्लेम देन स्पाउस कैन नॉट क्लेम। अगर तुमने क्लेम कर दी, तुम्हारे स्पाउस क्लेम कर पाएंगे क्या? नहीं, बात ही खत्म हो गया। तो कैश कार्डिंग इफेक्ट तो यहां चलता नहीं है ना। एक इनकम को एक बार टैक्सेबल किया जा सकता है, बार बार नहीं, ठीक है। तो अगर आपने क्लेम कर लिया है, आपने डिडक्शन अलाउ करा लिया है, तो कोई अगला आदमी नहीं कराएगा, ठीक है। और नहीं तो ऐसे क्या होगा, एक आदमी करा के सब डिडक्शन लेते रहेंगे, ठीक है ना। यहां तक कोई दिक्कत? तो ये बात है आपकी। ये कुछ समरी डायग्राम है, जितना देखो तुमको बताया गया है, एक समरी बनाई गई है, ध्यान रखोगे आप। 80C आप ध्यान रखोगे, अगर सी की बात होगी तो इन्वेस्टमेंट करना है आपको। डी की डिसीज, हमारी बात को ध्यान सुनो, अभी इसको छोड़ो। सी की जितनी भी डिडक्शन किस पर बेस्ड है? इन्वेस्टमेंट पर, ठीक है ना। या सी फॉर कंट्रीब्यूशन कर सकते हो आप कंट्रीब्यूशन कहां करोगे? एलआईसी, एनपीएस, पेंशन फंड, अभी सब पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। अब सी का मतलब क्या है भाई? कंट्रीब्यूशन या इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं आप उसको। डी फॉर क्या है भाई? डी फॉर क्या है? डिसीज है, बीमारियां। और डबल डी का मतलब क्या है? बड़ी बड़ी बीमारियां, ठीक है ना। डी फॉर छोटी बीमारी, डबल डी फॉर बड़ी बीमारी, डबल डिसीज। डी फॉर डिसीज एंड डबल डी फॉर डबल डिसीज। ई फॉर एजुकेशन, बात समझ में आ रही कि नहीं? ई फॉर, आप ऐसे इसको याद करोगे, ठीक है, बिल्कुल एकदम। डबल ई का मतलब क्या हो जाएगा यहां पर? अभी हम लोग हाउस प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, तुम लोग को पता नहीं होगा, अगर ये पढ़ोगे तो दिमाग बढ़ेगा। अभी तुमने हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा कि नहीं पढ़ा? वहां पर आप इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन कितना ले रहे थे? लिमिट था ना। अगर लेट आउट है पूरा एग्जेम्प्ट,
बट सेल्फ ऑक्यूपाइड में लिमिट लग गया 30,000 का 2 लाख का है ना, वो अलग अलग टर्म था। अब हो सकता है तुमने वहां पर पूरा डिडक्शन क्लेम नहीं किया है, उठ के आ जाओ कहां पर, क्या बोला, यहां पर भी डिडक्शन आप ले सकते हो, किसका ले रहे हो, बात समझ में आ रही कि नहीं। लेकिन एक बात ध्यान रखना है तुमको, क्या ध्यान रखना है, वैल्यू हाउस प्रॉपर्टी कितनी हो, गरीबों के लिए ये छोटे टाइप के घर हो, ठीक है ना। फिर 80EE में आप डिडक्शन ले सकते हो कितना, 50 लाख रुपए, ठीक है। EE भी क्या है भाई, और क्या गवर्नमेंट तुमको पूरा माफ कर देगा क्या, भाई कुछ तो लेगा ही ना। फिर EEB, आजकल देखो इंटरेस्ट, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जमाना आ गया है कि नहीं, गवर्नमेंट क्या बोला, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदो, हम आपको डिडक्शन देंगे, ठीक है ना। कितना मैक्सिमम, एक साल में कितना, 1,50,000 रुपए, कम है क्या, किसको मिलेगा, इंडिविजुअल। तो अभी ये सब बताया जा रहा है, ठीक। तो C फॉर कंट्रीब्यूशन, D फॉर डिसीज, डबल D फॉर डबल डिसीज, बड़ी डिसीज, E फॉर एजुकेशन, फिर डबल E और डबल EA किसके लिए, हाउस के लिए। डबल E में हाउस की वैल्यू कितनी, 35 लाख, और डबल EA में हाउस की वैल्यू 50 लाख। फिर डबल EB किसके लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, और उसका इंटरेस्ट है, ठीक है ना, व्हीकल नहीं उसका इंटरेस्ट है। G फॉर ग्रांट, ठीक है ना, G फॉर ग्रांट या डोनेशन है। डबल G फॉर क्या भाई, आप HRA पढ़ रहे थे ना, हाउस वहां पर सैलरी में पढ़ रहे थे कि नहीं, HRA मतलब क्या था, हाउस रेंट अलाउंस, तो उसी से रिलेटेड डबल G की आपकी डिडक्शन रहेगी, ठीक है। G में बहुत सारा है। फिर J आ गया आपका, डबल JA, डबल J, डबल A, LA। अब इन सब की बात धीरे धीरे होगी, ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें, नहीं तो बेहोश हो जाएगा यस। इन लोग को क्या लिखवाएं हम बेटा, तुम ही बताओ, ये लोग हमसे हार गए, हम इनसे हार गए, समझ रहे हो कि नहीं। और अगर कोई पढ़ेगा तो अपने लिए पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा तो अपने लिए पढ़ेगा। चलो, जब तुम लोग लिख रहे थे तो तुम्हारा बैच बहुत पहले चल रहा है ना, कब से चल रहा है, मई से चल रहा, 10 मई से चल रहा है। अगर उसमें मैं तुमको लिखवाता पढ़ाता ना इतना ना, तो ऐसा लगता है कि सिलेबस बहुत आराम से चला खत्म हो जा रहा है, और तुम लोग को लगता है ना कि इनकम टैक्स क्या है, एकदम हलवा है। तो उसको क्या किया गया, तुम्हारे दिमाग में एकदम बड़ा बनाया गया, भौकाल टाइट किया गया उस पर ना, कि देखो भैया इनकम टैक्स बहुत खराब सब्जेक्ट है, इसी में सबका बैक आ जाता है। वहां तुम लिख रहे थे, तुम्हारे साथ हम भी लिख रहे थे। फिर इनके में क्या है, ओपन किए PDF भेजे, समझ गए लोग। तो तुम पढ़े हो बहुत ब्रॉड लेवल से, और वो क्या पढ़े, शॉर्ट लेवल से। अब इनको पढ़ने घर पे जरूरत है, तुमको जरूरत कम रहेगा। ले देख बेवकूफ बना दिया किसको, नए वाले बच्चों को। चलो इधर देखो, समझ रहे हैं ना। तुम मन भी गए फिर नालायक। चलो देखो 80C की बात करते हैं। ये डिडक्शन कैसी है, इन्वेस्टमेंट बेस्ड है, लेकिन जितना मैंने अभी एक्सप्लेन किया इतना वहां पर एक्सप्लेन नहीं किए थे, ठीक है। ये डिडक्शन किस पर बेस्ड है, पेमेंट, ठीक है ना। किसको ये डिडक्शन अलाउ की गई है, इंडिविजुअल और HUF को, चाहे वो पर्सन रेजिडेंट हो, चाहे वो HUF रेजिडेंट हो, चाहे नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट का मतलब समझ रहे ना आप, नॉन रेजिडेंट का मतलब भी समझ रहे होंगे आप, ठीक है ना। अब खर्चा कहां करना है उस पर, ये बात देखना। NSC का मतलब क्या है,
बात समझ में आ रही नहीं? क्या है एनएससी का मतलब? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में पैसा लगाना है तुमको। पीपीएफ का मतलब क्या होगा भाई? पब्लिक प्रोविडेंट फंड में। आरपीएफ का मतलब रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में। एसपीएफ का मतलब सुपर एन्युएशन प्रोविडेंट फंड। फिर एसएएफ का मतलब क्या है? स्टैच्यूटरी। ये था भाई तुम्हारा स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड था, ठीक है ना। और एसएएफ का मतलब क्या है? सुपर एन्युएशन फंड, ठीक। एफडी मोर देन 5 ईयर। पेमेंट ऑफ हाउस लोन, रीपेमेंट ऑफ हाउस लोन। इसको आपको ध्यान रखना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। रीपेमेंट ऑफ हाउस लोन का मतलब क्या है? अगर आप हाउस लोन का रीपेमेंट कर रहे हैं तो आपको डिडक्शन अलाउड तो हो रही थी। कहां पर हो रही थी? कहीं नहीं हो रही थी। अभी हाउस प्रॉपर्टी पड़ी, क्या पड़ी तुम? वहां पर क्या था? इंटरेस्ट ऑन लोन था। एकदम सही बात कह रही है। क्या आप इंस्टॉलमेंट का अगर पेमेंट कर रहे थे उसका डिडक्शन मिला था क्या आपको? आप उसका डिडक्शन क्लेम कहां कर सकते हैं? टीसी में। तुम्हारे लोग के घर द्वार वाले पापा मम्मी चाचा चाची काकी दादी जो भी लोग हो, अगर घर खरीदे होंगे, लोन लिए होंगे, अगर वो अपना आईटीआर फिल कर रहे हैं, एटीसी में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। बात समझ में आ रही नहीं? मैक्सिमम क्लेम कितना कर सकते हैं एक ईयर में? कितना कर सकते हैं भाई? एट्टी सी में अभी मैं पढ़ा रहा था, बताया ना। 80C का जो हेड है, एकदम नीचे देखोगे, ये चाहे वो 80C हो या 80CCC हो या 80CCD है, इन तीनों को ऐड करने के बाद मैक्सिमम आप कितना डिडक्शन क्लेम कर सकते हो? बात समझ में आ रही नहीं? 5 लाख का तुम्हारा डिडक्शन बन गया तीनों ऐड करके, मैक्सिमम कितना मिलेगा? 3 लाख हो गया। कितना डिडक्शन क्लेम कर सकते हो आप? मैक्सिमम 1,50,000, उससे ज्यादा नहीं। ताजिम जाते हो ना, तरह तरह खाना होता है, कितना खा पाते हो? जितना भाई कैपेसिटी हो। तो यही बात ध्यान रखना है, रीपेमेंट ऑफ हाउस लोन। फिर एलआईसी की प्रीमियम की अभी मैं बात कर रहा था ना, 3 तरह की है इसमें। यहां देखोगे, ये है टीसी तुम्हारा, कायदे देखो इसको। ये वो जो चार्ट है उसको एलाबरेट किया गया है यहां पर। पेमेंट रिलेटेड डिडक्शन है ये 80C। क्या बोला 80C में उसने? इन्वेस्टमेंट कहां करना है, या इन्वेस्टमेंट क्या है आपका? स्पेसिफाइड है। स्पेसिफाइड का मतलब क्या है? कहां पर आप इन्वेस्ट किए हो। इलिजिबिलिटी किसके पास है? देखोगे 2 लोग के पास है। कौन कौन है वो? इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, चाहे वो क्या हो, आर हो या ये क्या हो, कितना डिडक्शन क्लेम कर सकते हो? मैक्सिमम लिमिट कितना है भाई? इलिजिबल इन्वेस्टमेंट क्या? एलआईसी। पहली बात हमने किसकी कर ली? एलआईसी। देख लो पॉलिसी अपनी। अगर पॉलिसी ली गई आपकी 1412 के पहले, बिफोर 1412, 13 में वहां कह रहा था, यहां पर क्या है? आप पॉलिसी कब लिए? 1/4/12 के पहले, 1 अप्रैल 2012 के पहले। जितना प्रीमियम पे करे हो, मान लो 50 लाख का पॉलिसी लिया तुमने और 1 लाख रुपए का, या मान लो 2 लाख रुपए पेमेंट कर रहे हो, और 20% ऑफ पॉलिसी वैल्यू, 50 लाख का 20% कितना होगा? $10 लाख होगा। दोनों में से लोअर क्या है? 2 लाख रुपए। बट 80C ने क्या बोला? मैक्स। तो तुमको डिडक्शन कितने का मिलेगा? 10 लाख या 2 लाख? विच एवर लोअर, 2 लाख।
बट टीसी ने क्या बोला, हम डिडक्शन कितना देंगे, केवल 1,50,000 रुपए। बात समझ में आ रही कि नहीं? कैलकुलेशन के कितना है, 2 लाख आया ना, क्या बोला कितना देंगे हम, 1,50,000। तो कितना लागू होगा, 1,30,000 या 10 लाख, विचेवर इज लोअर। टीसी कितना दे रहा है, अलाउड कितना होगा, 1,30,000 रुपए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? 1,50,000 10 लाख, विचेवर इज लोअर। प्रोवाइड भी कितना हो रहा है, कोई दिक्कत की बात? ये कब अप्लीकेबल है, जब 1/4/12 के पहले आप LIC लिए हो। LIC कब लिया तुमने, 1 अप्रैल 2012 के बाद। तो पॉलिसी वैल्यू का कितना, 10% या प्रीमियम पेड, विचेवर इज लोअर। ये एरो क्या डिनोट कर रही है, विचेवर इज लोअर। ठीक है, आफ्टर 1/4/13 है तो प्रीमियम पेड और 15% ऑफ पॉलिसी वैल्यू। तो 1/4/12 के पहले है तो प्रीमियम पेड 20% पॉलिसी अमाउंट, 1/4/12 के बाद है तो क्या हो जाएगा, प्रीमियम पेड और 10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू, और 1/4/13 के बाद है तो प्रीमियम पेड और 15% ऑफ द पॉलिसी वैल्यू। ये बात क्लियर है आपको कि नहीं? 20, 10, 15। अब प्रीमियम किसका पेड करेगा आप, बोलो बच्चा। आप प्रीमियम पेड किसका करें, अपना खुद का, स्पाउस का, चिल्ड्रन का, इन केस ऑफ इंडिविजुअल। अगर इंडिविजुअल है अपना, अपने स्पाउस का और अपने बच्चों का। अपने चाचा का प्रीमियम भर दिए, अलाउड है क्या? अपने भाई प्रीमियम भर दिए, अलाउड है क्या? यही सब तो बाद में दुश्मन बनते हैं, पट्टीदार, समझो कि नहीं? एनी मेंबर ऑफ HUF, अगर देखोगे HUF की बात होगी तो HUF के किसी मेंबर का, ठीक है ना, पापा मम्मी कवर रहेंगे। परिवार का मतलब क्या है, तुम, पापा मम्मी, भाई भी कवर है, कब तक, 18 के पहले। 18 के बाद तो फिर वो कहता है ना मेरा हिस्सा दे दो फिर। हाँ, यहां तक बात क्लियर है कि नहीं? अमाउंट डिपोजिटेड इन PPF, अगर आप कोई पैसा कहां जमा कर दे रहे हो, डिपॉजिट कर रहे हो, PPF मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ठीक है। इंप्लॉई अगर कंट्रीब्यूट करा है कहां पर, SPF का मतलब स्टेचुटरी प्रोविडेंट फंड, फिर RPF का मतलब रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, और ASAF का मतलब क्या है, अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड। तो कहने का मतलब आप किसी भी फंड में अमाउंट क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, आपको डिडक्शन मिलेगा, कौन सा, टी का। आप क्या कर रहे हो, NSC परचेज की हो या NSC में अमाउंट इन्वेस्ट की हो, एज वेल एज इंटरेस्ट अक्रूड है, इसका भी डिडक्शन आप ले सकते हो, कहां पर, टी। NSC परचेज की हो, क्या है, भैंस, उसका इंटरेस्ट क्या है, पूछ, तो जहां भैंस वही भैंस की पूंछ, ठीक है ना। तो जब भैंस एग्जाम तो पूंछ भी तो क्या होगी, एग्जाम, ठीक है। रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन टेकन फ्रॉम, आप क्या किए हो, हाउसिंग लोन लिए थे, किससे लिए थे, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या बैंक से। अगर उसका अमाउंट पेड कर रहे हो आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। वो अमाउंट कितना होगा, मैक्सिमम अप टू ₹1,50,000। बात समझ में आ रही कि नहीं? FD है, FD का मतलब क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट। कहां पर भाई, शेड्यूल बैंक या पोस्ट ऑफिस में। उसका टाइम लिमिट लेकिन ध्यान रखना है तुमको, वो कितने समय के लिए होनी चाहिए, मोर देन 5 ईयर की।
ठीक है। अगर आप उसमें अमाउंट फंसा दिए, इन्वेस्ट कर दिए, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, एग्जिम फ्रॉम टैक्स। कोई दिक्कत की बात यहां तक बताओ बेटा। ट्यूशन फीस पेड किया है आपने, अगर आप ध्यान दो, जब क्लास 12 तक थे तुम लोग, तो तुम लोग का जो हैवी अमाउंट 4,000 4,500 रुपये जमा होता था, उसमें ट्यूशन फीस का भी अमाउंट होता था, याद है कि नहीं आपको? वो ट्यूशन फीस का अमाउंट क्या था, यही एग्जाम्पल लेते थे, बट आपको उस समय नॉलेज नहीं था। आप लोग क्या किए, अपना पैसा। तो अभी भी अगर तुम लोग का भाई बहन पढ़ रहा हो कोई, तो आप एग्जाम्शन ग्रांट कर सकते हो, जब क्या भर रहे हो, अपना ITR, अपने फादर का ITR। बात समझ में आ रही कि नहीं? मैक्सिमम कितना ले सकते हैं डिडक्शन आप, 2 बच्चों का, ठीक है। डिपॉजिटेड इन नोटिफाइड बॉन्ड ऑफ नाबार्ड। नाबार्ड का मतलब क्या होता है? हाँ, बर्बाद, GS के टीचर हैं ये। डेवलपमेंट, ठीक। तो अगर आप कोई नोटिफाइड बॉन्ड ले रहे हैं, किसका, नाबार्ड, ठीक है। फिर डिपॉजिटेड इन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अगर आप कुछ पैसा जमा कर दे रहे हो, कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स ULIP, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान आप एडॉप्ट कर रहे हो, ठीक है। फिर कोई नोटिफाइड यूनिट है म्यूचुअल फंड या UTI की। नोटिफाइड कौन करेगा, या तो CBDT करेगी या सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? कोई नोटिफाइड पेंशन स्कीम या UTI या म्यूचुअल फंड। डिपॉजिट करो आप पैसा कहां पर, सुकन्या समृद्धि स्कीम अकाउंट में। सुकन्या ये पेंशन योजना, पेंशन कह रहा हूं, स्कीम चलाई गई है, किसके लिए, लड़कियों, ठीक है ना। क्यों? प्रमोट किया जा रहा है, इन्वेस्ट किया जा रहा है, जिससे क्या हो, सामाजिक प्रतिष्ठा इनकी बढ़े, ठीक। तो अगर इनके पढ़ने लिखने या इनके किसी भी पर्पज से आप इस अकाउंट में पैसा जमा कर रहे हो, आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, कहां पर, ATC में। स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस फॉर एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ये भी नहीं पता होगा। लोन का अमाउंट का डिडक्शन आप तो लेते ही नहीं हो, कोई ऐसा कोई नहीं जिसके यहां घर ना खरीदा जाए, ऐसे बिजनेसमैन टाइप के लोग बैठे हैं। तो ध्यान रखो, आप जब हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर करते हो तो क्या पे करते हो, स्टाम्प ड्यूटी पे करते हो कि नहीं। इसका भी डिडक्शन आप ले सकते हो, कहां पर, 80। बाय एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एज अ कंट्रीब्यूशन टू स्पेसिफाइड अकाउंट। कोई एम्प्लॉय है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो स्पेसिफाइड अकाउंट में जमा कर रहा है पैसा, किसके लिए, ऑफ अ पेंशन स्कीम रेफर टू सेक्शन 80 CCD फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ 3 ईयर और मोर। एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए वो पैसा जमा कर रहा है, कहां पर, किसी भी जो बैंक या जहां पर स्पेसिफाइड कर दिया है गवर्नमेंट ने या CBDT ने, कितने टाइम पीरियड के लिए उस अमाउंट सबमिट कर रहा है, 3 साल या उससे ज्यादा, कम से कम कितना, 3 ईयर और मोर, ठीक। तो इसके अलावा भी और बहुत सारा है, आप लोग अपने बुक को भी रेफर करेंगे, ठीक है ना। जो हमको सुटेबल लिखा लगा है, मैंने वही लिखा है, यहां पर नोट पढ़ो। इफ एनी पेमेंट एंड SSC terminates his LIP, LIP का मतलब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, और हैज नॉट पेड प्रीमियम आफ्टर 2 ईयर, ठीक है ना। अगर कोई पर्सन LIC का पेमेंट कर रहा था, 2 साल तक किया,
और 2 साल के बाद करना बंद कर दिया, उससे ये डिडक्शन क्या कर लिया जाएगा, वापस दे दिया जाएगा। टर्मिनेट्स यूएलपी, यूएलपी का मतलब क्या है, यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी, है ना, और हैज पेड एनी प्रीमियम फॉर एटलीस्ट 5 ईयर। 5 साल तक पे करना है तुमको, 5 साल के अंदर ही बंद कर दिए हो, डीम्ड इनकम मान के टैक्सेबल कर दिया जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। ट्रांसफर ऑफ हाउस बिफोर 5 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच पोजेशन इज ऑब्टेन। कोई घर है परचेज किया, उसका स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू दिए हो या लोन का रीपेमेंट किए हो, और वो घर आप 5 साल के अंदर बेच दे रहे हो, सेल कर दे रहे हो, आपसे डिडक्शन क्या कर लिया जाएगा, वापस ले लिया जाएगा, फॉरफिट कर लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा। और जो पैसा छोड़ा गया है उस पर क्या करेंगे, इनकम ट्रीट करके उसके ऊपर टैक्स लगा देंगे। अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम एफडी और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम बिफोर 5 ईयर। तुमने कोई एफडी में पैसा लगाया, कितना लगाना है, कम से कम, मतलब कितने टाइम पीरियड तक लगाना है, 5 साल तक, या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जमा करना है पैसा 5 साल तक। अभी रुके रहो, तुम लोग को छुट्टी करते हैं, रुक जाओ आज। तो ध्यान रखना, 5 साल के पहले विड्रॉल किए, पूरा का पूरा इनकम ट्रीट कर दिया जाएगा, और क्या कर दिया जाएगा, टैक्स ट्रीटमेंट हो जाएगा, इनकम मान के टैक्स लगा दिया जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट लिखा है, कह रहे देन ऑल डिडक्शन अलाउड अर्लियर विल बी डीम्ड टू बी इनकम इन द ईयर ऑफ वायलेशन या विड्रॉल। जिस साल आप ऐसा करोगे उस साल की इनकम माना जाएगा। क्यों, क्योंकि आप क्या करें, उस साल रूल को ब्रेक कर रहे हैं। ये हो गई डिडक्शन कौन सी तुम्हारी, 80C की। फिर 80CCC की पढ़ेंगे आप। यहां पर ध्यान दो, 80C में एसएससी कौन है, एचयूएफ है और इंडिविजुअल। CCC में कंट्रीब्यूशन करना है, यहां पर इलिजिबल एसएससी कौन है, कंट्रीब्यूशन क्या करना है, प्रोविडेंट फंड ऑफ एलआईसी और अदर इंश्योरेंस कंपनी। एलआईसी मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन या कोई और भी इंश्योरेंस कंपनी में जहां आप सुटेबल और फिट समझो। मैक्सिमम डिडक्शन आप कितना ले सकते हैं यहां पर, तो सीम के बहुत सारे ग्राउंड है, बट CCC का केवल एक ग्राउंड है, आपको कंट्रीब्यूशन कहां करना है, पीएफ में या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी में। कौन करेगा, कोई भी एसएससी करेगा। एसएससी कौन होगा, इंडिविजुअल होगा, है ना। कितना कंट्रीब्यूट करेगा, जितना मन, बट डिडक्शन कितना मिलेगा, 1,50,000 रुपए। सीसीडी कंट्रीब्यूशन कहां करना है तुमको, ये पेंशन स्कीम कौन चला रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना। पेंशन स्कीम फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट या न्यू पेंशन स्कीम या अटल पेंशन योजना। सेक्शन सीसीडी में देखोगे आप पैसा कहां इन्वेस्ट करोगे, 3 जगह। कहां पर, सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम में या न्यू पेंशन स्कीम में या अटल पेंशन योजना में। कौन करेगा, एसएससी। एसएससी कौन होगा, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन। कितना कर सकता है भाई, इंप्लॉय की बात कर रहे हैं यहां पर, जितना कंट्रीब्यूट करे 10% ऑफ सैलरी, बीचेवर लोअर होगा उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा। एरो क्या डिनोट करता है, बीचेवर लोअर, ध्यान रखना। अदर इंडिविजुअल में एसएससी जितना कंट्रीब्यूट कर रहा है या 20% ऑफ जीटीआई, तो ध्यान रखोगे अगर इंप्लॉय है तो जितना कंट्रीब्यूशन है या 10% ऑफ सैलरी, अदर है तो 20% ऑफ सैलरी या जितना कंट्रीब्यूशन है, बीचेवर लोअर होगा वो एग्जेम्प्ट होगा। बट यहां पर आप डिडक्शन आप 50,000 की बढ़ा सकते हो। यहां पर क्या कर सकते हैं आप, 50,000 की एडिशनल अमाउंट डिडक्ट करा सकते हैं। कैसे भाई, एडिशनल डिडक्शन अप टू ₹50,000 shall be allowed other than contribution covered under section CCD1। ये जो अमाउंट तुम लगा रहे हो कहां पर लगा रहे हो, ये सारी स्कीम
किस सेक्शन में चल रही? 80 CCD 1 में। अगर इसी पैसे को उठाकर आप कहां कवर्ड कर दो? 1B में, 80 CCD 1B में आप क्या कर सकते हो? 50,000 रुपए एडिशनल क्लेम कर सकते। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़े? हाँ बस भाई, इसके आगे नाम पढ़ा पाएंगे ना तुम पढ़ पाओगे। तो सी हो गई भी है।